नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। बिहार में चुनाव मुकम्मल हो चुका है। बिहार ने फैसला कर लिया है। एक तरफ अनुभव रहा है और दूसरी तरफ उम्मीदें। एक तरफ निश्चय नीतीश का और दूसरी तरफ प्रण तेजस्वी का। और इस बार की लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, दो राजनीतिक संस्कृतियों की जंग रही। दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में आज बिहार में 122 सीटों पर वोट पड़े और ये मतदान 67% से ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 67% के आंकड़े हैं। लेकिन जब पूरा आंकड़ा मुकम्मल होकर आएगा तो वो 67% से ज़्यादा जाएगा। और दूसरे चरण में ये अपने आप में एक रिकॉर्ड और धुआंधार मतदान है। पहले चरण में 65% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। तो पहले चरण की तुलना में इस बार महिलाओं की भागीदारी भी अधिक दिखी और युवाओं की लंबी कतारें भी। यानी जनता चुप नहीं है, जनता तैयार है अपने मन की बात ईवीएम में डालने के लिए, कहने के लिए। पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने ही बता दिया था कि बिहार का मूड कुछ और है, और अब दूसरे चरण की भारी वोटिंग यह संकेत है कि जनता बदलाव और स्थिरता दोनों के बीच उलझी हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, जिनकी प्रशासनिक समझ, सुशासन की पहचान और सहानुभूति की अदृश्य लहर है। 20 साल के शासन के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज मुखर होकर नहीं चुनाव में दिखी, बल्कि सहानुभूति की ढाल बनती दिख रही है। हमारा आदमी है, यही भावना आज भी नीतीश के प्रति गांव में दिखती है। नीतीश कुमार के लिए यह सिर्फ चुनाव नहीं, विदाई का इम्तहान है। लोग कह रहे हैं नीतीश ने गलती की, पर कोशिश भी वही करते रहे। सड़क, बिजली, पानी, महिला सशक्तिकरण, सम्मान, स्वाभिमान, ये सब दिया है नीतीश ने। और नीतीश को एक भावनात्मक स्वीकार्यता भी इन सब ने दी है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जो इस चुनाव को पूरी तरीके से युवा, रोजगार और न्याय पर केंद्रित करने में कामयाब हुए हैं। हर घर को नौकरी का वादा भले अस्वाभाविक लगे, पर उस सोच ने बेरोजगार युवाओं में एक नई लहर, एक नई उम्मीद पैदा की है। और इस उम्मीद का असर मैदान में साफ दिख रहा है। तेजस्वी इस बार जाति समीकरण से आगे बढ़कर आर्थिक न्याय और अवसर की बात करते रहे हैं। राहुल गांधी भी स्कूल यूनिवर्सिटी की बात करते रहे। तेजस्वी यादव मुस्लिम से इतर, अति पिछड़ा, वैश्य, कुशवाहा, इन वर्गों को टिकटों में प्राथमिकता देकर उन्होंने महागठबंधन का एक समीकरण बैठाने की कोशिश की, जो इस महागठबंधन की सामाजिक परिपक्वता का, मैच्योरिटी का एक उदाहरण भी है। लेकिन राजद की सबसे बड़ी कमजोरी अपने सहयोगियों पर निर्भरता और संगठन की कमी अब भी वही है। और बिहार की राजनीति में दो नए कारक भी हैं, ओवैसी और प्रशांत किशोर, पीके। सीमांचल में ओवैसी महागठबंधन के पारंपरिक मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकते हैं और पीके अपनी जन सुराज की मुहिम से सवर्ण और मुद्दा आधारित वोटों को हिलाते दिख रहे हैं। ये दोनों थर्ड फोर्स भले नहीं जीते, पर हार जीत का गणित जरूर बिगाड़ रहे हैं। बिहार की जनता इस बोरियत, बदलाव और भरोसे के बीच झूल रही है। यह चुनाव अनुभव, उम्मीदों का टकराव है। नीतीश कुमार की स्थिरता बनाम तेजस्वी यादव की रफ्तार है। प्रशासन बनाम आकांक्षा, सहानुभूति बनाम जोश। अब फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है, और जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि बिहार ने इस बार निश्चय को चुना है, नीतीश के निश्चय को चुना है, या तेजस्वी के प्रण को। क्योंकि बिहार का हर चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बनाता, राजनीति का भविष्य बिगड़ता है। बिहार में फिर नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी की बयार। लेकिन इस बार जो अब आज हमारे पास जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, एक एग्जिट पोल को छोड़कर, एक जर्नों का एग्जिट पोल आया है, उसमें महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है 130 से 140, और एनडीए को 110 से 100 सीटों से 110 के बीच। बाकी ऐसा कोई एग्जिट पोल आज नहीं है जो महागठबंधन की सरकार बनाता नजर आ रहा हो। महागठबंधन बुरी तरह हारता दिख रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार बन रही। तो क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार?
तो कुल मिलाकर एक ये संभावना है और प्रबल संभावना, अगर एग्जिट पोल को देखें। और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को कहते रहे कि बिहार में महागठबंधन बुरी तरह हारेगा और एनडीए 160 सीटें जीतेगा, 160 से अधिक सीटें जीतेगा। और कमोवेश ज़्यादातर जो गठबंधन जो चुनावी जो पोलस्टर हैं, जो चुनावी महापंडित हैं, उनमें ज़्यादातर ने 140 से लेके 167 तक सीटें एनडीए को दी हैं, महागठबंधन को दी हैं। अभी इसका जो ब्रेकअप है वो नहीं आया है कि जेडीयू को कितनी सीटें दी, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी होगी और मुख्य मुकाबला बड़ी पार्टी बनने का जेडीयू और आरजेडी के बीच ही है। अब जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन अभी जो विपक्षी गठबंधन महागठबंधन है वो कह रहा है कि इंतजार कीजिए, 2020 में भी सारे जो एग्जिट पोल थे वो गलत साबित हुए थे। तो कुल मिलाकर ये जो एग्जिट पोल हैं, इनका एक महापोल हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है। और इसमें अगर देखें तो ये लगातार बिहार का चुनाव का पोल साफ पोल है और इसमें एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलती नज़र आ रही, 100 सीटें के आसपास, 100 से 108 सीटें महागठबंधन को नज़र आ रही। इसी तरह एनडीटीवी पीपुल्स पल्स का सर्वे है, 133 से 159 सीटें एनडीए को और 75 से 101 महागठबंधन को, आदर्श को 2 से 8 सीटें। दैनिक भास्कर का और पीपुल्स इनसाइट का जो सर्वे है वो भी इसी तरीके की बात कर रहा है, 145 से 160 और 73 से 91 महागठबंधन और 5 से 10 आदर्श का। इसी तरह इनसाइट का सर्वे, पीपुल इनसाइट का 133 से 148 और 87 से 102 महागठबंधन और 3 से 7 आदर्श को। तो ये है कुल मिलाकर, और ये जो सारे पोल्स हैं इनमें साफ तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ में एनडीए सरकार बनाता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की सरकार फिर से बिहार में नजर आएगी, क्योंकि अब ये एग्जिट पोल या जो भी दूसरे चरण के मतदान के बाद अब पूरी तरीके से जो बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। अब आगे जिस दिन नतीजा आता है उस दिन क्या रुख रहता है, किसका क्या रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर एवरेज देखा जाए, औसत देखा जाए, तो एनडीए को 143 एवरेज रूप से, अगर सभी पोल्स का जो महापोल अगर निकाला जाए और एक औसत निकाला जाए तो 143 सीटें एनडीए और 92 के आसपास महागठबंधन और 5 सीटें अन्य को मिल रही हैं। तो ये इसके आसपास टिकने की संभावना है, ऐसा एग्जिट पोल के अनुसार कहा जा रहा है। लेकिन एग्जैक्ट जो नतीजे हैं वो 14 तारीख को आएंगे और तभी पता चलेगा। इस देश में तमाम बार जो एग्जिट पोल हैं, पोस्ट पोल हैं, वो गलत साबित हुए हैं और तमाम बार सही भी साबित हुए हैं। तो इसको 14 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि भाई इनका पोल्स का केस बताओ। एक बात जरूर कही जा रही है कि भाई वास्तव में इन लोगों का मसला क्या है और किस तरीके से चीज़ें हैं। ये पोल जो आते हैं, एग्जिट पोल, क्यों इनका कोई असर पड़ता, कोई नतीजों से पहले जब ये आते हैं इनका कोई असर भी पड़ता। तो हाँ, एक राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि हाँ, इससे क्या होता है कि जिस गठबंधन को, जिस दल को हारा दिखाया जाता है उसके कार्यकर्ता सुस्त पड़ जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर जो मतगणना के दौरान कथित तौर पर जो धांधलियाँ होती हैं वो हो जाती हैं। तो इसका असर ये होता है। लेकिन खैर, इस जो एग्जिट पोल में नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बढ़ती नज़र आ रही है, एनडीए की सरकार बनती नज़र आ रही है। वो बहुत सारे मुद्दे हैं। वो कौन से मुद्दे हैं ज़मीन में जो नीतीश कुमार को 20 साल के बाद भी सत्ता में बैठा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा, और शायद अगर ऐसा हुआ तो भारत के इतिहास में नीतीश कुमार पहले से मुख्यमंत्री होंगे जो बार बार गठबंधन बदलते हैं और 20 साल के बाद भी उनकी पार्टी भी रिवाइव करती है और वो भी रिवाइव करते हैं और लगातार चीफ मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार ने बहुत सारी रैलियां की होंगी, लेकिन उनका स्वास्थ्य नहीं सही होने के कारण कहीं उनके आपको भाषण, उनकी रैलियां
टीवी पर नहीं नजर आई होंगी, नीतीश कुमार लंबा भाषण देते नजर नहीं आए होंगे, लेकिन तमाम दलों के नेता, महागठबंधन के या एनडीए के जो बड़े नेता हैं, सबके भाषण आपने टेलीविजन पर देखा होगा। तो नीतीश कुमार ने मेहनत की, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो क्या बिहार ने राजनीतिक रूप से उनकी विदाई बहुत शानदार करने का मन बना लिया है, या फिर क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार को राजनीति में इच्छा रिटायरमेंट का वरदान है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो रिटायर नहीं होंगे। तो हमारे साथ मेहमान आ गए हैं और इस पर हम चर्चा करें। परिचय कराएं मेहमानों का। ऋषि, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरानुल हक, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ आ गए हैं। डॉक्टर चंदन कुमार यादव, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ आ गए हैं। धीरज कुमार चुनाव विश्लेषक हैं, और सुरजीत हमारे साथ पत्रकार हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर चंदन, जिस के हिसाब से जो पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल दिख रहा है सामने, उसके अनुसार तो नीतीश जी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की सरकार बिहार में बनती नज़र आ रही है। तो वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा, सीटों में बहुत अंतर दिख रहा है। अगर यही नतीजे जो एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में नज़र आए, तो वो मूल कौन सी 3 बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से अगर ऐसा हुआ तो वो प्रमुख कारण रहेंगे? चंदन, देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा लोकतंत्र का महापर्व था। बिहार के जनता मालिक ने अपना मतदान कर दिया है। परिणाम आपको 14 तारीख को दिख जाएगा। और आप 3 वजह कह रहे हैं, जबकि वजह इतनी लंबी लिस्ट है उसकी कि हम संभव नहीं है कि आपके डिबेट में 1 घंटे में बता सके। लेकिन मूल रूप से मैं ये बतला देना चाहता हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले जो नेतृत्व है, नीति है, इन सारे विषयों पर बिहार की जनता विश्वास करती है। जब इनको सेवा करने का मौका मिला, बिहार के लोगों ने इनको अपना नेता चुना, तो इन्होंने धनार्जन के पीछे नहीं अपना ये गए, ये जनता की सेवा के पीछे गए। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से बिहार 2005 के पहले था, 2005 के बाद भी बिहार आप देखें, क्योंकि आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, पत्रकार हैं, आपको सारे विषयों की जानकारी है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सेवा करने का मौका मिला, तो समाज के सभी वर्गों के लिए इन्होंने काम किया है। ये जाति पाति और धर्म विशेष के लिए या इसको उलझा करके बिहार को नहीं रखा। आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, इन सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, विशेष करके माइक ऑफ कर महिलाओं को लीजिए, सशक्त सारे लोग बनाने माइक के ऑफ लिए। कर लें, डॉक्टर चंदन बोलेंगे। सारे लोग माइक ऑफ कर लें प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सेवा का मौका मिला, तो आप देख लीजिए कि महिलाओं को सशक्त किया। जो बच्चियां स्कूल तक नहीं जा पाती थी, आज उसका दिन निकाल करके देख लीजिए। जिस महिला के दरवाजे के अंदर रखने की वस्तु लोग समझते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में बिहार में इतना तेजी से बदलाव हुआ है कि बिहार की महिलाएं सशक्त हुई हैं। 35% तो उनको आरक्षण नौकरी में दिया गया। उनका नेतृत्व क्षमता आगे बढ़ाने के लिए 50% नगर निकायों में दिया गया। युवाओं को सशक्त करने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए सरकार अपने गारंटी पर लोन दे रही है। आप देख लीजिए, उनको रोजगार करने के लिए सरकार लोन दे रही है। अब तो महिलाओं को भी 10,000 रुपया जो दिया गया है, विपक्ष हालांकि इसका क्या कहिएगा, वो अपना इसका उपयोग करना चाह रहे थे, दिग्भ्रमित करके लोगों को, कि इसके विषय में उनको जानकारी नहीं मिली है कि पैसा लौटाना है या नहीं लौटाना है। तो दुर्गेश जी, मैं आपको ये बता दूं कि वो 10,000 नहीं, 2 लाख रुपया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए तक देने का वादा किया है कि अगर वो उस पैसे का सदुपयोग करके व्यापार करना चाहती हैं बिहार की महिलाएं, तो वो राशि 2 लाख तक बढ़ाई जाएगी जी और उसको लौटाना नहीं है जी। तो ये सारी विषय है। और आप देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लॉ एंड ऑर्डर रहा, और अंतिम पायदान तक को जो सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ाने का उनका संकल्प था, सरकार का नेतृत्व था, और उस संकल्प के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया। और बिहार आज अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि ये दूसरे चरण के ही मतदान में पहले चरण का मतदान का रिकॉर्ड टूट गया। आप इस मतदान में भी 70% से भी ज्यादा लोगों ने अपना अधिकार का प्रयोग किया मत का। तो ये सारी विषय दिखा रहा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर बिहार को विश्वास है, अपने नेता पर विश्वास है। ठीक बात है, ठीक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। शाह,
इमरानुल हक साहब, अभी उन्होंने कहा कि भाई नेता ट्रस्टेड है और टेस्टेड है, और इस बात पर अगर एग्जिट पोल के आंकड़े यही एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित हुए तो आप लोगों को भारी निराशा का सामना करना पड़ेगा, भयानक रूप से आपकी पराजय आपके गठबंधन को होती वहाँ नज़र आ रही। और वो कह रहे हैं कि नेता ट्रस्टेड है और टेस्टेड है, सबसे बड़ा जो की पॉइंट यही है। इमरान साहब अनम्यूट करिए इमरान साहब। जी, इस पावन मौके पर मैं बिहार की जनता को सत सत प्रणाम करता हूं जी। इस मौके पर उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जी, इन्होंने जो गाथा सुनाई एनडीए गवर्नमेंट की, स्पेशली नीतीश जी के कार्यकाल की, अगर ये कार्यकाल इतना सफल होता तो हमारे युवा आज जॉब के लिए दर दर ना भटक रहे होते। हमारे यहाँ का जवान जो है नौकरी के लिए, लेबर की नौकरी के लिए दूसरे स्टेट्स पर निर्भर नहीं होता। क्या इन्होंने एक बार भी कहा कि कोई फैक्ट्री लगाया, अनुदान की बात कही? क्या यह स्वावलंबी जीवन जीने का हम बिहारियों का अधिकार नहीं था? तेजस्वी जी हमारे जिस स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, यूथ की नौकरी की बात कर रहे हैं, युवा कंधे पर बिहार की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जो आपने उनको 10,000 रुपए देने की बात की, उससे जीवन नहीं चलता। आपने इलेक्शन के दौरान एक ऐसा आप कह सकते हैं कि स्टंट लिया कि ताकि आपको वोट लेने में आसानी हो सके, लेकिन इससे जीवन हम बिहारियों का नहीं भाई चलता। अगर एग्जिट पोल को मारे इमरान साहब तो वोट मिला ना उनको। अब ये सैद्धांतिक बातें करने का वक्त नहीं है। अब तो ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, अब अगर यही एग्जैक्ट पोल में हो जाते हैं इमरान साहब, तो अब सैद्धांतिक बातें धरी की धरी रह जाएंगी आप लोगों की, कोई मतलब नहीं इसका। दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब क्योंकि 14 तारीख को इत्तेफाक से चिल्ड्रंस डे है, मानिए तेजस्वी जी का दिन है, क्योंकि वो आज के दौर के बच्चे हैं जो आने वाली जिम्मेदारी बिहार की अपने जवान कंधों पर लेने जा रहे हैं। तो अरे यही बात तो नीतीश जी कहते हैं, नीतीश जी यही बात कहते हैं कि बच्चा है वो कैसे चलाएगा बिहार को, ये बात वो कहते हैं नीतीश जी। सर, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हम हर नीतीश जी भी बच्चे रहे होंगे, उन्होंने बिहार की जिम्मेदारी ली, जिनकी गाथा अभी इन्होंने सुनाई। नहीं, अभी तो जब अभी इमरान साहब ये जो एग्जिट पोल आए हैं इस पर आप कुछ नहीं ठोस बोल पा रहे हैं। आप नीतीश जी की आलोचना कर रहे हैं, बहुत सारे आलोचना कर रहे हैं कि ये योजनाएं नहीं ठीक है, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? आप तो बहुत लंबे अंतर से, लगभग पिछले बार के मुकाबले 110 सीटें थी आपकी, इस बार तो आप बहुत कम में सिमटते नजर आ रहे हैं, सस्ते में निपट रहे हैं। टेलीविजन की प्रासंगिकता जो है खासकर एग्जिट पोल को लेके कितनी विश्वसनीय है, ये हम सब जानते हैं, अपने दिल के अंदर हाथ रख के देख सकते हैं। किसी चंद वोटों से हम पूरे बिहार की जनता का आप मन और दिल आंक ले, ये संभव नहीं है। आज भी बिहार जो है राजनीति के तौर पर वो बहुत शीर्ष पर आता है, और हमारी जनता कंप्लीट है अपने बात को रखने। मतदान से जो उन्होंने निर्णय ले लिया है वो तो 14 तारीख को ही सर आपको पता चलेगा। जहां तक रही बात बिहार की तरक्की, तो बिहार में फैक्ट्री नहीं आया सर। बिहार की जो सबसे बड़ी मर्म है वो हमारी बच्चियों के साथ है। जब हमारे यहाँ बेरोजगार होता है तो हमारी बच्चियों को सही जोड़ा नहीं मिलता है, और वक्त पर हमारे सामाजिक ताने बाने का सही फैसला नहीं होने की वजह से हमारा ताना बाना बिगड़ता है, क्योंकि ये इतना टची चीज है कि कोई उसको छूने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नेता ने ये एक तीर से दो शिकार, हमारे युवा को नौकरी मिलेगी, हमारी बच्चियां सेटल होंगी, ये एक कंप्लीट समाज, मजबूत समाज का जो है की तरफ आगे अग्रसर होने का उन्होंने जो है रास्ता दिया है। और इस फैसले से युवा उनके ऊपर जो आज उमड़ रहे हैं उनको देखने के लिए अपना युव जन नायक के तौर पर उनको देखा जा रहा है। और रही बात जो मिलेनियम ईयर है और जो नई सदी है उसके ये नायक है, इसमें कोई मतलब लाग लपेट की बात नहीं है। आने वाला समय ये बात बताएगा कि उन्होंने इस बिहार के इस समय, इस मतलब दुखद समय जो 20 साल की सरकार ने दिया है, उससे आगे बढ़ाने का क्या रास्ता दिया है तेजस्वी जी ने, हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज भी होगा ये आने वाले समय में।
ठीक मैं बात यही है, कहना चाहता हूं। ठीक बात है ऋषिकेश कुमार। अभी जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, उससे तो आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन इन आंकड़ों के बीच एक और बात समझ में आ रही है। वो बात ये है कि बहुत सारे जो पोलस्टर इस बात का, बहुत सारे विश्लेषक इस बात को भी कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू में से कोई एक दल 1 नंबर और 2 नंबर पर रहेगा। दोनों का ये जो सीक्वेंसिंग है कि हो सकता है जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो या आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो। तो ऐसे तो फिर आप लाख प्रयास के बाद, बहुत सपने पालने के बाद भी आप तीसरे नंबर की पार्टी, ठीक है सरकार आपकी बन जाएगी, लेकिन जो सपना आपका है, अभी इसको कोई फाइनल चीज़ें नहीं मान रहा हूँ जब तक रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अगर एग्जिट पोल पर बात करें तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत बड़ी गेनर नहीं दिख रही। ऋषिकेश जी अनम्यूट करिए, आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट है, बोलिए। ऋषिकेश जी को स्थिर किया जाए, इनका फ्रेम चलायमान है, इसको स्थिर किया जाए। ऋषिकेश जी की आवाज नहीं मिल रही है। मैं धीरज कुमार की तरफ रुक करूंगा। धीरज कुमार से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इस जो पूरा एग्जिट पोल आया है, उसका जो महापोल पोल्स ऑफ पोल्स जो हमने कुछ आंकड़े रखे थे आपके सामने, उसका हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिहार ने अपना मुस्तकबिल अगले 5 साल के लिए लिख दिया है। आज अंतिम चरण की वोटिंग के बाद ये तय हो गया कि बिहार में किस दल और किस गठबंधन की सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी और जनता ने किसे पसंद किया, किसे ना पसंद किया। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, दिख रहे हैं, उसमें महागठबंधन को भारी निराशा हाथ लग रही है और बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनती नजर आ रही है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदले तो बिहार में फिर नीतीश कुमार। इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो कारण क्या है, इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं और अफसर अहमद साहब कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ आ गए हैं, और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। चंदन मिश्रा साहब लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वहाँ एनडीए को एज है, और एग्जिट पोल अगर देखें तो उसमें साफ तौर पर एज नहीं, भारी अंतर नज़र आ रहा है। तो धीरज कुमार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं धीरज कुमार। धीरज कुमार, जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर आप क्या नज़रिया रखते हैं, कि किस तरीके से इनको देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ऐसे तो देखा जाए तो अगर हम बात करें, हम बक्सर से बिलोंग करते हैं और पूरे बिहार में हम अभी देख रहे हैं कि रुझान तो ज़्यादा है एनडीए का, और खासकर बक्सर में भी इसका मतलब एनडीए का मतलब चर्चा में है। और एग्जिट पोल जो वही आप बता रहे हैं वो तो सही दिख रहा है अभी भी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि एग्जिट पोल चलिए ठीक है, लेकिन विकास का अगर कहे तो कुछ सुधार हुआ है, सिस्टम कुछ सुधार हुआ है बिहार में, लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ से मतलब होने वाला नहीं है। हम लोग बिहार की जनता बस बुनियादी सुविधाओं में ही उलझा हुआ है, इससे ज्यादा ऊपर उठकर मतलब ऐसा विकास नहीं हो पा रहा है बिहार में कि जो लोग हम विकास कर सके। रहा बात जैसे कहने का मतलब धीरज, अगर यही आंकड़े आते हैं, धीरज कुमार, अगर यही आंकड़े स्टैंड करते हैं तो मुझे लगता है बिहार को थोड़ा ही विकास पसंद है, वो तो थोड़े में संतोष कर रहा है फिर, जिससे आप थोड़ा कह रहे हैं, अगर यही आंकड़े एग्जैक्ट हो जाते हैं तो। धीरज, खैर वो तो जीत हार अलग की बात है, लेकिन हम बात करें बिहार की अगर समस्या को लेकर, बिहार में व्यवस्था को अगर बात करें तो यहाँ पर बस वही बुनियादी सुविधाओं में ही सब उलझे हुए हैं, बिजली, नली, गली। अच्छा, जमीन पर धीरज एक बड़ा अहम सवाल है, चूंकि आप जमीन पर हैं, वहां पर मौके पर घूमते रहते हैं, क्षेत्र में टहलते हैं, जो एग्जिट पोल पे नतीजे दिख रहे हैं, क्या जमीन पर भी वैसी स्थिति थी क्या एनडीए को लेकर? अगर बक्सर में हम बात करें, बक्सर चाहे बगल के भोजपुर जिला आरा हुआ, चाहे औरंगाबाद हुआ, चाहे कैमूर हुआ, यहाँ पर तो एनडीए का वर्चस्व दिख रहा है यहाँ पर, और पूरा मतलब यहाँ पर ऐसा शोर मचा हुआ है, हर जगह वही चर्चा है।
अभी भी दिख रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से हाल चाल भी लेते हैं, तो वही है कि यहाँ पर रुझान तो ज्यादा है एनडीए का। यहाँ पर खासकर अपने जो हमारे पड़ोसी जिला है कैमूर हुआ, फिर से रोहतास हुआ, आरा हुआ, चाहे हम बक्सर में हम रहते हैं, यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है एनडीए की चर्चाएं बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है भारी सुरजीत। मात्रा में महिलाएं भी बहुत ज्यादा वोट की है। पुरुषों से अगर ज्यादा देखा जाए तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। नहीं, लेकिन युवाओं के बारे में भी खबर है कि युवाओं ने भी खूब वोट किया है, तो अब ये इसको कैसे रिफाइंड करें धीरज? युवाओं ने भी खूब वोट किया है और युवाओं को लाठी मिली, लाठी में पीटे गए हैं, पेपर लीक हुआ है, तो ये तो हम आंख बंद करके नहीं कह सकते कि एनडीए को वोट दे दिया सारे युवाओं ने। ना ना बिल्कुल, यहाँ से तो हम बात करें कि पूर्व आईपीएस जो आनंद मिश्रा हैं, जो कि एनडीए से मतलब टिकट मिला है इनको, भाजपा से टिकट मिला है, बक्सर से प्रत्याशी हैं। युवा इनको ज्यादा मतलब इनके ज्यादातर युवा ही वर्ग ही फैन है इनके और दीवाने रहे इनके। आप बढ़ चढ़ कर भी इन युवा वर्ग हिस्सा लिया है। और मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो हम अगर बक्सर से बात करें तो बस यहाँ पर भाई एनडीए का जलवा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुरजीत कुमार के पास जाएंगे, सुरजीत पटना में है। सुरजीत, अगर जो एग्जिट पोल आए हैं ये जमीन पर इनको किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे अभी इन्होंने कहा कि 2-4-5 जिले बताया कि वहाँ एनडीए की हवा है, मामला ठीक है, नीतीश कुमार और बीजेपी का मामला बहुत मजबूत है। सुरजीत जी, दुर्गेश जी, बिल्कुल। अगर जिस तरीके से आज एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसको अगर एग्जिट पोल में भी आता है तो कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिछले 2005 से बिहार के सत्ता में है और बिहार में जो बदलाव हुए हैं उसके लिए खास करके बिहार की जो महिलाएं हैं, महिलाओं ने उनको बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया है। और बिहार की महिलाओं को जो है नीतीश कुमार ने अभी एक कहा जाए कि बिहार की महिलाओं को उन्होंने रोजगार के नाम पे जो 10-10 हजार रुपए उनके खाते में डाले गए, 1 करोड़ लगभग 70 लाख महिलाओं के खाते में जो 10-10 हजार रुपए गए हैं, वो जो है कहा जाए तो एनडीए के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। और इसके कारण जो है महिलाएं जो है खास करके नीतीश कुमार के पक्ष में बहुत ज्यादा वोट किए हैं और इसी कारण है जो है एनडीए यहाँ पे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ से जो है एनडीए के जो वोटर है महिलाएं, उनको अपने तरफ लुभाने के लिए जो तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की थी, अब चूंकि अब बिहार जो है काफी जागरूक हो चुका है, बिहार की महिलाएं हो या पुरुष हो या युवा हो, वो काफी जागरूक हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो आगामी जो है 14 जनवरी को बिहार की सारी महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपए देंगे। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि बिहार की जो महिला आबादी है 6 करोड़ 73 लाख की आबादी है। अब 6 करोड़ 73 लाख की आबादी को 30-30 हजार रुपए देंगे तो वो कितना अमाउंट बनता है। और दूसरी वहां पे उन्होंने युवाओं को लुभाने के लिए एक बड़ी बात कही थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अगले जो है 2 महीनों के अंदर में एक आयोग का गठन करेंगे और बिहार के जो तमाम बेरोजगार लोग हैं जिनके घर में सरकारी हर घर नौकरी, हर घर नौकरी की बात की देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2 करोड़ 73 लाख परिवार बिहार में रहते हैं और उनमें से एक एक परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देंगे तो 2 करोड़ 73 लाख नौकरी लाएंगे कहाँ से सरकारी नौकरी? अगर ऑलरेडी पहले से है अभी सुजीत, आगे बहुत सारे लोग, ऐसा थोड़ी कि बिहार में सरकारी नौकरियां नहीं किसी के पास, पहले लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं तो इतनी सारी नहीं देनी होंगी, कुछ कम देनी होंगी। एक सदस्य को देने की बात नहीं, एक सदस्य वो आंकड़ा भी हम लोगों के पास है, वो 27 लाख उसमें से घटा दीजिए। नहीं, अब इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि अब देंगे कहां से। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि अब जो कुछ होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्या जो ग्राउंड पर आप लोगों ने देखा, क्या तेजस्वी की बातों पे जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार की जनता ने तेजस्वी, राहुल गांधी इनको नकार दिया, इनकी बातों पे यकीन नहीं किया, नीतीश कुमार की बात पे यकीन किया उन्होंने? जी बिल्कुल, यहाँ पे इस बात पे बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पे तेजस्वी और राहुल की बातों को बिहार की जनता ने नकार दिया है। और यहाँ पे जो है एनडीए के तरफ से जो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता है, जो पिछले 20 साल से बिल्कुल अच्छे तरीके से सरकार चला रहे हैं। और सबसे बड़ी जो है महिलाओं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी
कि 2005 के पहले का जो बिहार था, हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे बिहार में जो है, अगर घर के कोई पुरुष या घर के सदस्य बाहर जाते थे तो महिलाओं को नींद नहीं आती थी। जब तक वो परिवार का सदस्य घर में नहीं आ जाता था तो उनको नींद नहीं आती थी। तो कम से कम नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से बिहार में सुशासन एक है और कानून व्यवस्था में नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया। और आज जो है महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ रही है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी नीतीश कुमार ने कई सारे काम किए हैं। अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि सारे के सारे जो एग्जिट पोल अनुमान ध्वस्त हो जाते हैं और कोई दूसरा गठबंधन या दल सरकार बना लेता है। तो अभी मुझे लगता है हम पत्रकारों को थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं जो दिख रहे हैं उस पर बात जरूर करनी चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, बोलिए, फिर मैं आगे मेहमानों के पास जाऊंगा। इस बीच हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत महेंद्र सिंह जी। सुजीत जी ने एक बात कही कि महिलाओं को नींद नहीं आती थी। हमारा यह कहना है कि जब हमारे पुरुष स्टेट से ही बाहर दूसरी जगह चले जाए तो फिर उनके होने और ना होने का क्या एहसास होगा। और जहां तक रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो आज के दौर में जिस तरह की घटना घट रही है, क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, एनएसआरबी की जो रिपोर्ट है, अब ये किस तरह की बात, ये तो मान लीजिए कि बात आप कह रहे हैं, इमरान साहब कह रहे हैं। अब तो ये कहते रहिए ना, अगर यही आंकड़े फाइनल आंकड़े हो गए या इसके आसपास आप सरकार नहीं बना पाए, मैं ये भी नहीं कहता कि यही आंकड़े फाइनल आंकड़े, अगर आपका महागठबंधन सरकार नहीं बना पाया तो ये सारी बातें निरर्थक हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर ही भरोसा किया। मैं तो बीजेपी को भी नहीं कहूंगा कि बीजेपी भरोसा किया, नीतीश कुमार भी भरोसा किया। नीतीश जी बिना बैसाखी के खड़े नहीं हो सकते। अगर ये 2015 में जीते तो हमारा सपोर्ट था। ये 2020 में बीजेपी की बैसाखी पर है, तो इनका अपना क्या है? आप हमको ये बताइए। उल्टा कह लीजिए कि आप उनकी बैसाखी पर थे या बीजेपी उनकी बैसाखी पर है। हम सबसे बड़ी पार्टी सपना नीतीश कुमार के बिना आप सरकार बनाने की स्थिति में है ना बीजेपी। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है बिहार में, इस कटु सत्य को, इमरान साहब, इस कटु सत्य को स्वीकार कर लीजिए आप भी और भारतीय जनता पार्टी भी, कि नीतीश कुमार अब वो वैसे नेता बनकर इस देश में उभरे हैं कि उनके बिना बिहार में संभव नहीं है। जैसे लालू कहते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू, तो अब लालू राज तो चला गया, हमारे नीतीश कुमार उस स्थिति में आते नजर आ रहे हैं। वो नीतीश कुमार बनते हैं, वो नीतीश कुमार में वो बात नहीं होती है। तो जनता का जब सपोर्ट समर्थन होता है तब कोई शख्सियत तैयार होती है। तो ट्रस्ट ना, ट्रस्टवर्दी नेता है वो। ठीक है, रिएक्ट करिए। होते तो 20 साल में अपने दम पर वो सरकार बनाते। डॉक्टर चंदन, ठीक है इमरान साहब, डॉक्टर चंदन छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं चंदन मिश्रा साहब के पास जाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं वो। बस छोटा सा रिएक्शन बस चौहान साहब, बस 1 मिनट का टाइम हमको चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय कुछ कुछ बता रहे थे, तो हम उनको ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि 2010 में जब वो चुनाव में गए थे तब उनकी कितनी सीटें थी, जो 2015 में हमारी सीटों को वो बढ़वा दिए और सरकार बनवा दिए। दूसरा विषय ये है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पर बिहार की जनता मालिक इसलिए विश्वास करती है कि चौहान साहब आपने पक्का ये कवरेज किया होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मैं बिजली नहीं पहुंचा देता हूं हर घर तक तब मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। कहा है जब तक मैं राजधानी में 5 घंटे से सभी जिलों से पहुंचाने के लिए अगर सड़कों का निर्माण नहीं कर लूंगा तो मैं आप लोगों के बीच नहीं आऊंगा। और इन सारी विषयों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व में पूरा किया, तो बिहार की जनता उनको मौका देती है। और रहा बात युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो 7 निश्चय 1 में ही उन्होंने कहा था कि हर आर्थिक खल युवाओं को बल, उसमें 10 लाख नौकरी के लिए सरकारी अमली जामा पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। और वो आंकड़ा आपको हम बतलाना चाहते हैं चौहान साहब कि वो 10 लाख से बढ़ के 50 लाख हो गया। 10 लाख सरकारी नौकरियों में और 40 लाख तक रोजगार के लिए। और इस बार 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा और सरकारी नौकरियों में मौका दूंगा। तो बिहार के युवाओं ने उन पर विश्वास किया और उनके पक्ष में अपना मतदान किया है, क्योंकि वो अपने नेता को जानते हैं। और शायद हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय को ये पता नहीं है कि वो जिस विषय में वो बात कर रहे हैं
2005 का बजट क्या था और 2025 का बजट क्या है, क्या ये सारी बजट बिहार के सेवा में नहीं उपयोग किया जा रहा है? डॉक्टर चंदन, क्या धनार्जन करने के लिए और अपने मॉल बनाने के लिए, अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए ये किया जा रहा है? डॉक्टर चंदन, ठीक है। इमरान साहब, ठीक है। अब कांग्रेस के नेता को चर्चा में शामिल करते हैं। अफसर अहमद, इस पूरे उसमें अगर देखें तो आपके गठबंधन में आरजेडी 143 सीटों पर लड़ रही, आप और माले मिलकर 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। पिछली बार का स्ट्राइक रेट आप 70 लड़े थे, 19। जो अब एग्जिट पोल के आंकड़े निकल कर आए हैं उसके अगर अंदर तक जाएं और देखें तो ये दिख रहा है कि महागठबंधन के लिए सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हो रही है। क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल हो चुका है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए हमारा चैनल ये नहीं कराता है। हमारा चैनल इस तरह का कोई एग्जिट पोल नहीं कराता। हमने तमाम एग्जिट पोल को लेकर एक महापोल करके हमने इस जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो है, और इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा। बोलिए। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ चंदन जी को, सबको, क्या बिहार में कोई एक पार्टी ऐसी है जो अकेले लड़कर चुनाव जीत जाएगी? नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं ना आप? क्या बिहार में कोई भी ऐसी पार्टी अब बची जो अकेले जीत जाए चुनाव, थंब इन मेजोरिटी में आ जाए, नंबर पे आ जाए, सिर्फ 122 पे है? बहुत काम किया ना नीतीश कुमार जी ने, ले आएंगे 122। तो फजूल की बात है ये कि इन्होंने इतना काम किया, बिजली बनाया। नहीं, सुनिए, देखिए चंदन यादव, उलझने की जरूरत नहीं, आपस में उलझे नहीं। हम चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उलझना नहीं है। आज की चर्चा जरा अलग तरीके से है, ये मंथन का स्पेशल एडिशन है, उलझना नहीं है। बयानों में नहीं उलझेंगे कि तूने, मेरे नेता ने किया, तेरे नेता ने किया, नो, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा। अफसर साहब ये बताइए कि जो एग्जिट पोल आया है उसमें आपको एक बार फिर सत्ता से दूर रहते दिखाया गया है, इस पर बात करिए ना अफसर साहब। हुआ अफसर बताइए, एग्जिट पोल में आप सत्ता से बहुत दूर नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? बोलिए। दैट इज नॉट एग्जैक्ट पोल, दैट इज एग्जिट पोल। उस पर कैसे यकीन कर लेंगे हम? अच्छा, अगर ऐसे ही आपकी सरकार बन रही होती तो आप बधाई दे रहे होते, महान जनता का धन्यवाद कर रहे होते। फिर तो अपने आप को खुश करने का, अपने आप को खुश करने का तरीका है, दैट इज नॉट एग्जैक्ट। वो खुश करने का तरीका है, चलो भैया हम लोग जीत गए। अरे वो तो मार्क्स बताएगा ना कि हम कितने पानी में हैं। अच्छा, ठीक है। चंदन मिश्रा साहब, ये जो एग्जिट पोल आया है, एक पत्रकार के दृष्टिकोण से आप इसे कहाँ, जमीन से अगर इसको जोड़ें, जमीनी हकीकत को बिहार की, तो इसको कहाँ देख पा रहे हैं आप? दुर्गेश जी, शायद एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं जो इतना बैठे हुए हैं पैनल में, और लेकिन एक संकेत तो दे ही देता है एग्जिट पोल। जी, कभी कभी उलट भी हो जाता है, उलट भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट ही होता है। लेकिन एक चीज में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है बताना चाहूंगा कि जिस ढंग से बिहार में वोटिंग हुई है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, इस पर हम लोग अगर गौर फरमाएंगे तो मुझे लगता है कि कई बातों का संकेत करता है ये पोल परसेंटेज का बढ़ना, महिलाओं की संख्या, वोटरों की संख्या, कहते हैं ना कि उमड़ घुमड़ कर महिलाएं निकल कर बाहर आई और वोट किया, युवाओं ने वोट किया है। तो अगर इन सबों का लबोलुआब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दो बातें होती हैं, या तो एंटी इनकम्बेंसी पर वोट पड़ता है या प्रो इनकम्बेंसी पर पड़ता है। बीच वाली स्थिति में, यथा स्थिति जो होता है, उसमें इस तरह की वोटिंग होती नहीं है। तो अब हमें इस बात का अनुमान लगाना 14 तारीख तक लगाया जा सकता है कि किसके पक्ष में पड़ा। लेकिन अब 2-3 फैक्टर और इसमें जोड़ दीजिए। 2-3 फैक्टर क्या है कि महिलाओं के लिए दोनों गठबंधन ने, एनडीए गठबंधन ने जो किया है ना, वो सार्वजनिक है। और एक बात मैं थोड़ा सा बहुत अपने साथियों जो लोग बैठे हुए हैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता कि नीतीश जी ने कोई इस चुनाव के पहले 10,000 रुपये वाली बात कही है। आज हम देखें तो पिछले 2-3 उनका कार्यकाल रहा 2025 बनने से तक में, तो महिलाओं के लिए उन्होंने कई योजनाएं पहले भी लाई हैं। उनको अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके स्ट्रेंथन करने के लिए नीतीश कुमार जी इस मामले में बहुत धनी हैं कि महिलाओं का उनका समर्थन अच्छा मिलता है, और उन्होंने किया भी है। लड़कियों के लिए साइकिलें दी, उनका रिजर्वेशन बढ़ाया, नौकरी में भी उनको रिजर्वेशन ज़्यादा दिया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर, और ये 10,000 रुपये वाला मसला जो है, ये तो बहुत चर्चा में रहा पूरे चुनाव के दौरान, हम आप कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। दूसरी बात यूथ की है।
तो यूथ ने भी वोट किया है। तेजस्वी जी ने भी कई बातें रखी कि हम नौकरी देंगे, हम जो लोग बिहार के हैं बिहार में ही रहें, काम करें। तो इधर से इनकी भी बातें, एनडीए की भी रही कि भाई हम नौकरी रोजगार दोनों देंगे। अब यूथ ने किस पर विश्वास ज्यादा किया है, किस पर ट्रस्ट किया है, ये तो 14 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन हम अभी इस मामले में देखें अगर संकेतात्मक रूप से, तो एनडीए को एज है, ये चुनाव के पहले भी पता चल रहा था, चुनाव के दरमियान भी पता चला, और आज जो वोटिंग हुई है सेकेंड फेज की, तो इस लिहाज से हम ये मान के चलें कि अभी एनडीए को एज है। और अभी चंदन मिश्रा साहब, अगर आप एज कह रहे हैं और ये जो पोलस्टर हैं इन्होंने बिल्कुल महागठबंधन का बैंड बजा दिया है। आप तो एक नपे तुले पत्रकार हैं, बहुत संभल के और समझबूझ के कह रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल है इन्होंने तो बिल्कुल उड़ा दिया, धज्जियां उड़ गई महागठबंधन की। तो अभी एग्जिट पोल पर हम अगर बिल्कुल विश्वास ना करें भी, तो भी थोड़ी स्थिति अच्छा। दूसरी बात, एक चीज और फैक्टर बता दूं यहाँ पे, आपने कहा भी, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने कहा भी, रिएक्ट किया उन्होंने नीतीश कुमार पे, कांग्रेस कहीं कमजोर कड़ी साबित तो नहीं हो रही है। नहीं, मैं ये तो पहले दिन से कह रहा हूं, मैं तो पहले इस बात को कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस परफॉर्म करेगी तब महागठबंधन की स्थिति ठीक होगी। आरजेडी का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया होगा, ये मैं अभी कह दे रहा हूं इस बात को। कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई तो तेजस्वी सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। और अभी तक जो एग्जिट पोल के सर्वे जो नतीजे हैं, एग्जिट पोल सॉरी, तो ये संकेत कर रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ रही है बुरी तरह। ठीक ठीक ठीक। महेंद्र सिंह, चंदन जी ने बहुत नाप तोल के, बिल्कुल बहुत सतर्क होकर बात कही कि एज है, और हम पत्रकार यही कह सकते हैं एज है। अब कल एज नहीं होगा, पलट जाएगा, तो हम क्या करें? हमें तो अंदाजा, हम लोग ये कह सकते हैं जमीन के हिसाब से कि भाई एज है। लेकिन जिस हिसाब से ये बिल्कुल धुआंधार जो अमित शाह साहब कह रहे थे 160 पार, तो 160 पार सारे सब ढोल बजाने लगे पोलस्टर, 160 पार 160 पार। जी दुर्गेन जी, अब चूंकि जो आंकड़े हैं हमारे सामने और हम लोग उन्हीं को विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं, चंदन मिश्रा जी बिल्कुल ठीक बात, हकीकत बात, जमीन की बात कर रहे हैं। तो उसमें निश्चित तौर पर हम आप सब जो देखते हैं वो अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं। लेकिन आज एक मैं आंकड़ों की ही बात मान लेता हूँ, जो आंकड़े आए हैं शेफोलाइस ने मेहनत करके दिया है, उसमें एक चीज आपको अगर देखा हो कंपेयर करके, तो बीजेपी बढ़ती भी नहीं दिख रही, बीजेपी का परफॉर्मेंस डाउन होता हुआ दिख रहा है, और जेडीयू का परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये एक जो इसके बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाली बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने इतना पैसा पानी संसाधन सब कुछ लगाने के बाद, नैरेटिव सेट करने के बाद भी 1 इंच ऊपर नहीं जा पा रही, बल्कि 1 इंच नीचे ही आई है। और नीतीश कुमार, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इनका आखिरी चुनाव होगा, शायद तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज का बड़ा सब जगह बहुत इनके बारे में बात की गई। हाँ, और नीतीश जी की रैलियां भी टीवी पर चलती नजर नहीं आई। वो टीवी पर भाषण देते, चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर नहीं आए। लेकिन उन्होंने बहुत सारी रैलियों में, जब छठ के दिन पानी बरस रहा था, बरसात हो रही थी, सारे नेता अपने ड्राइंग रूम में बैठकर मोबाइल फोन पर रैलियों को संबोधित कर रहे थे। नीतीश कुमार का भी चौपर नहीं उड़ा, लेकिन वो 400-400 किलोमीटर की यात्राएं करके 9-9, 10-10 रैलियां उन्होंने की, मंच पर गए, नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा कि सब आपे के लिए कर रहे हैं। इतना कह के ही चल गए, लंबा भाषण नहीं हुआ। टीवी से उनके जो प्रसारण था वो टीवी पर हम लोग नहीं देख पाए इस बार, लेकिन नीतीश कुमार ने मेहनत तो की है। कई बिल्कुल, और कई बार विजुअल, जैसे अगर याद करिए महाराष्ट्र में शरद पवार साहब का पानी में भीगते हुए रैली को संबोधित करते हुए विजुअल आया था। तो कई दफे ये चीजें भी बड़ा इमोशनल मायने रखती है, लोगों को बड़ा वो करती है। लेकिन ये आप देखिए ना कि नीतीश कुमार, जिनके बारे में बड़ा नैरेटिव गलत फैलाया गया और तमाम चीजें उनके हेल्थ को लेकर के और तमाम चीजें, बावजूद इसके वो पार्टी फिर से दोबारा से अपनी जगह पोजीशन बनाने में कामयाब रही और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है आंकड़ों के मुताबिक। मैं फिर कह रहा हूँ, जो हमारे पास एग्जिट पोल है, इनको अगर सिर्फ एग्जिट पोल तक रखा जाए और विश्लेषण किया जाए तो ये देखने को मिल रहा। और दूसरा, कांग्रेस निश्चित तौर पर शुरुआत से मैं मानता हूँ कांग्रेस कमजोर कड़ी रही है महागठबंधन में। और जिस तरीके से जब बात चल रही थी पूरी चीजों को, सीट बंटवारे को लेकर के, तो जिस एरोगेंस में कांग्रेस थी, वो एरोगेंस कांग्रेस का कम होने का नाम नहीं ले रहा। जब से राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी उसके बाद से, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो चाहे दूसरे इलेक्शंस हो,
वो उस एरोगेंस को वो कम कर ही नहीं पा रहे। पता नहीं क्या है, उनको क्या फीडबैक मिलता है कि वो कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही, कहाँ कर रही है। और इसी वजह से आखिरी दिन तक ये बना रहता है कि पता नहीं क्या सीट बंटवारे में कितनी किसको मिलेंगी, कितना नहीं मिलेगा। फाइनल इवन तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के लिए अगुवाई करने के लिए भी उनको बहुत हेजिटेशन हुई कि घोषित कर दें, जबकि 2 महीने इंतजार करा दिया, राहुल गांधी विदेश चले गए और 2 महीने तक इंतजार करते रहे वो कि अब आए अब आए अब आए। हाँ, तो इससे मोमेंटम खराब होता है, इससे लोगों के अंदर आपके प्रति एक अलग नजरिया आता है कि कांग्रेस क्या सोच रही है, पता नहीं। तो ये भी बहुत छोटे छोटे फैक्टर हैं, लेकिन ये काम करते हैं फैक्टर, अगर जनता के बीच में जाइए, क्योंकि कोई भी नैरेटिव सेट होता है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है लोगों के मन से, दिमाग से उस बात को निकालना। और दूसरा ये मुझे लगता है कि वीआईपी को भी थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे देना, ये भी मुझे लग रहा है कि शायद महागठबंधन के लिए हानिकारक रहेगा अगर यही आंकड़े आते हैं तो। हाँ, बस मैं यही कहने वाला था कि अगर यही आंकड़े आते हैं, नहीं तो हम और आप विश्लेषण करते नजर आएंगे कि राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की, उसका परिणाम है मुकेश सैनी का वोट क्लब हो गया बड़ा है। तो हमारी आपकी तो स्थिति यही है कि हमको आपको उसी अनुसार विश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन मूल बात यही है कि जो एग्जिट पोल हैं वो अभी भयंकर नुकसान महागठबंधन को दिखाते नजर आ रहे हैं। महेंद्र जी। जी बिल्कुल, इस एग्जिट पोल से तो ये लग रहा है कि सरकार नीतीश के अगुवाई में बनने वाली है। उनकी सीटें इस बार ज़्यादा हैं, तो इस बार वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री रहेंगे। जैसा कि बहुत सारी जगहों में ये कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद शायद चेहरा बदल दे, लेकिन एग्जिट पोल कम से कम इस चीज़ को अश्योर कर रहे हैं। कहीं बिहार की जनता को ये तो नहीं लगा कि उधर तेजस्वी उनको अक्षम और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो बीजेपी वाले उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, तो उन्होंने ऐसा मैंडेट बिहार ने दे दिया कि अब तो तुम्हारी मजबूरी है, नीतीश जरूरी है। एक और चीज देखने वाली बात है कि देखिए, नीतीश कुमार के बारे में आप कोई भी बात कहें, लेकिन उन्होंने परफॉर्म तो किया है। इसमें कोई भी बिहार का रहने वाला किसी भी पार्टी का हो, अगर आप अलग से बात करें तो वो कहेंगे कि हाँ निश्चित तौर पर परफॉर्म किया है, बिहार की छवि सुधरी है, बिहार में डेवलपमेंट हुआ है। और दूसरा, जो चीजें कुछ ऐसे हैं, स्कीमें ऐसी हैं जो कुछ प्रैक्टिकल रही हैं, जो वोट में सीधे कन्वर्ट हुई हैं। जैसे महिलाओं के लिए जो उन्होंने शुरुआत किया, महिला उनका कोर वोटर बन गया है। जैसे ईबीसी वोटर है, वो वहां पर पेनिट्रेट नीतीश कुमार जी ने ही किया है। आप देखिए तो वो उनका एक वोट बैंक बन चुका है। अब आप यूं ही किसी रातों रात कोई देखो बन नहीं जाता नारा देने से, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ उनके लिए आपको करना पड़ता है अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वो डिलीवर किया है। हाँ, अब अलग बात है कि अकेले दम पर, जैसे कहते हैं ना कि अकेले दम पर वो नहीं जीत सकते, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कास्ट बेसिस है, हर जगह है, उसके एक समीकरण है, और उसको बहुत नकारा नहीं जा सकता कि सब जगह अब कास्ट नहीं। इसका जवाब दे दिया है, कांग्रेस के नेता ने इसका जवाब दे दिया है। वो कह रहे हैं कौन सा दल है जो अकेले जीत लेगा? बताओ भाई, बीजेपी जीत लेगी, आरजेडी जीत लेगा, कांग्रेस जीत लेकर। अब बिहार में कोई ऐसा दल नहीं बचा। अफसर हुसैन कह रहे हैं कि ऐसा कोई दल नहीं बचा जो अकेले जीत ले। बिहार की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई। महेंद्र सिंह। हाँ, ये जाति के आधार पे इतना बट गया और इतने ग्रुप बन गए हैं और समीकरण बन गए हैं। उसी आधार पे आप कैंडिडेट को फील्ड करते हैं, उसी आधार पे आप अप्रोच करते हैं, लोगों को बीच में जाते हैं, और तमाम आप देखेंगे सारे नेता उसी कास्ट कम्युनिटी के देश भर से लाए जाते हैं, उनके बीच में प्रचार प्रसार के लिए भी किया जाता है। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे जाति के आधार पे ग्रुप बने होते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे न्यूज, ऐसी ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं, जिसके आधार पे थोड़ा सा वो समीकरण कास्ट के पक्ष में होते ही हैं। डेवलपमेंट सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन इक्वेशन की बात है। अब जैसे अगर कहा जाए मुस्लिम और यादव इक्वेशन, तो एक बहुत बड़ा इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो वो उतने परसेंटेज वोट तो वो आएंगे ही आएंगे वहां पर। ठीक तो है, ये ठीक भी है, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, महत्वपूर्ण। एक रिएक्शन आरजेडी के नेता से लेंगे, लेकिन इस बीच देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक अजय शुक्ल जी आ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत स्वागत अजय जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बोलिए इमरान साहब, बोलिए जल्दी से, बस 30 सेकेंड, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। इमरान साहब अनम्यूट करिए। इमरान साहब। इमरान साहब बोलिए। हमारी आ रही है? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये नैरेटिव सेट किया गया कि आरजेडी एमवाई समीकरण से चलती है,
सब जन की पार्टी है, हर जातियों का समर्थन है आरजेडी के साथ, और महागठबंधन में हर जात के लोग हैं। ये एक बनाया हुआ वो खेल है, इसमें आरजेडी नहीं फंसने जा रही है। और इस बार का जो वोट है वो हर वर्ग से उनको मिला है। और जो सर ने कहा, एक बात कही उन्होंने, एक बात कही कि नीतीश कुमार 22 साल से हैं। क्या 22 साल में जो दुनिया की स्पीड है, क्या बिहार उसको इतने परसेंट में भी तरक्की करने के लिए लायक नहीं था? क्या बिहार में टैलेंट की कमी है? बिहार में नेतृत्व की कमी रही है, इसलिए बिहार को हम बाकी स्टेट के लेवल पर नहीं देख पाए। वरना 22 साल बहुत बड़ा ठीक है इमरान साहब, है। आप एक जवान कंधे पर दीजिए, 10,000 नौकरी का वादा तेजस्वी जी का था, उन्होंने करके दिया। ये कमिटमेंट कैजुअली भी तो पूरा करना चाहिए। अगर इनके यही आंकड़े अगर सही हुए तो बिहार की जनता ने अनुभव को तवज्जो दी है। एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर चंदन, छोटा सा। अनुभव तो सर अनुभव को ही तवज्जो दिया है। ये आंकड़े जो है वो टेलीविजन में इसलिए दिखाए जा रहे हैं, उन्होंने अनुभव से उठा के डाल दिया है। ये 14 तारीख को सही नहीं होने जा रहा है। ठीक है डॉक्टर चंदन, मैं आपको पूरे इसके साथ कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद इमरान साहब, बने रहिए आप। डॉक्टर चंदन छोटा सा 20 सेकेंड बस, जल्दी से। हमारे मित्र अगर 14 से पहले अपना कुछ करके सरकार उकार बनाना चाहते थे, 2 दिन के लिए अपना इंतजाम कर ले, 14 को तो बिहार में जनता ने तो निर्णय दे ही दिया है। इनको अभी तक ये विश्वास नहीं है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी सेवाएं की है। जीविका दीदी का संख्या जानते हैं, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। ये क्या आज चुनाव के समय किया गया है? महिलाओं को, बच्चियों के उत्थान के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक फ्री व्यवस्था की गई है। चुनाव में किया गया है। ओनली हैंड टू माउथ, हर एक स्कीम हैंड टू माउथ है। नहीं देखिए, बाहर नहीं है। नहीं, बीच में डेवलपमेंट बोलिए। देखिए, डेवलपमेंट आपको दिखेगा भी नहीं। उसको देखने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से बाहर निकलना होगा। सिर्फ आप ही यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आप नहीं दिखाई पड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार जी के डेवलपमेंट से आप कह सकते हैं कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ? आप देख लीजिए कि जब आप बिहार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में मिला, जब सेवा करने का मौका मिला, उससे पहले के बिहार को देख लीजिए, ठीक है, और अभी के बिहार को देख लीजिए, ठीक है, सामने आ जाएगा। सर जब ठीक है, सभी ने देखा, पहले का भी बिहार देखा, आपका भी बिहार देखा, सभी देख रहे हैं और हम सब भी देखेंगे, और 14 तारीख को इस देश भी देखेगा कि बिहार ने क्या फैसला किया है। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यकीन किया जाए और यही आंकड़े अगर 14 तारीख को सही साबित हो गए तो बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, यानी नीतीश कुमार की सरकार वहां बनती नजर आ रही है। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक अजय शुक्ल इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। अजय जी, हम लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। एग्जिट पोल जो आज तमाम पोलस्टर ने हमें एग्जिट पोल का मुजाहरा कराया है, उसको किस तरह आप देख रहे हैं? अब तक आपने बहुत कुछ सोच समझ लिया होगा, निकाल लिए होंगे आंकड़े आपने। अजय जी देखिए, जिस तरह से आए हैं दुर्गेन जी, मेरे लिए अपने आप में एक आश्चर्यजनक लगता है। बहरहाल मैं किसी को गलत सही नहीं कहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो आंकड़े मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूं, क्या ऐसा एकदम से हो गया कि ये आंकड़े इस तरह से बता रहे हैं। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता है। जो भी चीजें कही जाएं, जितनी योजनाएं कही जाएं, मैं उन किसी भी योजना के मुताबिक इस तरह की स्थितियां वहां नहीं देखता हूं। निश्चित रूप से मतदाताओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ये हमारे यहाँ लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश है। और जो माहौल देखने को मिलता है, और हमने जो पिछले तमाम सारे विश्लेषण देखे, उनमें एक चीज देखी है कि ज्यादातर मामलों में जब वोटर ज्यादा मात्रा में निकलता है तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी लूज करती है। लेकिन
पहली बार मैं यह देख रहा हूं कि उससे बिल्कुल इतर बात की जा रही है, और जिस तरह से माहौल नहीं अजय जी एक छोटा सबमिशन, अगर देश में देखें तो नरेंद्र मोदी को लेकर यही बातें होती हैं और वो धकाधक तीसरी बार रिपीट करे जा रहे हैं, तीसरा कार्यकाल भी पूरा कर रहे हैं, तो ये एक ट्रेंड नहीं चल गया प्रो इनकम्बेंसी जो कहती बीजेपी उसे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, फिर मैं एक चीज कह दे रहा हूं, लेकिन मेरा एक चीज जो मेरा अपना मानना है इस तरह के हालात हैं नहीं। बिहार के लोगों से जब आप बात करते हैं तब आपको समझ में आता है कि बिहार अपनी समस्याओं को लेके किस तरह से जूझ रहा है और उसको लेके लोगों की चिंताएं कितनी ज्यादा हैं। यदि वो चिंताएं हैं वो तो वोट में तब्दील होनी चाहिए, और यदि वोट में तब्दील होती हैं तो साहब फिर तो नतीजे चाहिए। और यदि यही एग्जिट पोल सही होते तो हरियाणा का नतीजा हमारे सामने था, वो तो 70 सीटें दे रहे थे कांग्रेस को, और कांग्रेस आकर के सिमट गई 40 से नीचे। तो अब आप वही चीजें या तो हो सकती हैं जो आरोप राहुल गांधी ने, आरोप नहीं कहूंगा, जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए चुनाव आयोग के, या तो उस खेल की तैयारी हो तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा मुझे वहां आधार नहीं लगता है कि जो आंकड़े आए हैं मैं उन्हें अपने उसमें नहीं समझ पा रहा हूं कि किस आधार पे हैं, क्योंकि उसके लिए कोई वो नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं उन दिनों इंडिया न्यूज का चीफ एडिटर हुआ करता था जी, और हमारे यहाँ एक चुनाव के आंकड़े आए, और आने के बाद में मैं बड़ी ईमानदारी से एमडी के साथ में डिस्कस हो रहा था। एमडी बोले यार इसको थोड़ा सा ये हो जाए और ये हो जाए। मैंने सर्वे एजेंसी वालों से कहा कि इसको देख लो कैसे क्या हो सकता है, एमडी ये कह रहे हैं। उनका कोई नहीं, यहां पे इतना कम कर दीजिए, यहां इतना बढ़ा दीजिए। अब मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा, चूंकि मैं मैनेजमेंट का पार्ट था तो इसलिए कुछ और आगे नहीं कहूंगा, लेकिन इससे मैं यह बात तो समझ। और 3 एजेंसियां हमारे साथ काम कर रही थी, चाणक्य भी हमारे साथ काम कर रही थी, हमारे साथ में जो वोटर वो है ऐप है नेता ऐप भी काम कर रहा था, और एक और एजेंसी काम कर रही थी हमारे न्यूज एक्स के लिए। तो इस तरह 3 एजेंसियां मैट्रिक्स कर रही थी, तो इस तरह से 3 एजेंसियां हमारे साथ काम कर रही। अब आप समझ सकते हैं, यदि वो ये कहते हैं इतना घटा लो इतना जोड़ लो, तो साहब फिर तो मैं हाथ जोड़ता हूं, जो भी नतीजे आएंगे आएंगे। लेकिन मैं ये वो सच बता रहा हूं जो सच हमारे सामने था, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, सेकेंड हैंड नहीं बता रहा हूं। इसलिए मैं इतना समझता हूं कि बिहार का जितना मैं समझ रहा हूं उसमें यह स्थितियां नहीं नजर आती हैं जो मुझे एग्जिट पोल में दिखाई दे रही। जी महेंद्र जी, अजय जी कह रहे हैं कि ये स्थितियां वहां उन्हें ग्राउंड पे नहीं दिख रही हैं, अगर ऐसा आता है तो कह रहे हैं हाथ जोड़ने विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं, प्रणाम। तो ये तो स्थिति है। और आज हमने देखा कि बहुत सारे जो पोस्टर हैं, जैसे प्रदीप गुप्ता इस देश के जाने माने पोस्टर हैं, उन्होंने आज कहा कि ना आज हम नहीं देंगे, हम तो कल देंगे अपना, क्योंकि अभी हमने आज के जो पोलिंग हुई उसकी आधी तैयारी की है। तो अभी जो बड़े सीरियस प्लेयर हैं इसमें, इस क्षेत्र में सेफोलॉजिस्ट हैं, वो थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि इंतजार कर रहे हैं या चीज़ों को और पुख्ता करना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं की बात तो हो रही धुआंधार कि साहब नीतीश कुमार को एकदम पड़ गया एक छत्र, मैं मान भी लेता हूँ, युवाओं की बात नहीं हो रही। और ये तर्क भी दे रहे हैं जेडीयू के नेता कि युवाओं ने भी बहुत वोट दिया है, बीजेपी के लोग भी तर्क दे रहे हैं कि मोदी जी को युवा बहुत पसंद करता है। कांग्रेस का दावा है कि भैया राहुल जी तालाब में डुबकी लगा दिए, उसके कारण युवा उनको वोट दे देगा, मछली पकड़ रहे हैं, है ना। तेजस्वी जी कहते हैं पढ़ाई दवाई सिंचाई कमाई रोजगार सुनवाई कार्रवाई इसकी सरकार बनेगी, कोई जाति पाति की बात नहीं हो रही वहाँ, उन्होंने कभी नहीं कहा इस बात को लेकर। और यूथ तेजस्वी के रैलियों में उमड़ रहा, पिछली बार भी उमड़ा था और उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं सीटों में दिखा आरजेडी को। तो ये अगर महिला की बात हो रही है तो यूथ कहाँ जा रहा है? यूथ भी नीतीश कुमार को वोट दे रहा है, नरेंद्र मोदी को। महेंद्र जी बिल्कुल 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 अजय जी ठीक कह रहे हैं। और ये आप जो कह रहे हैं प्रदीप गुप्ता वगैरह, ये लोग आज नहीं दे रहे हैं कल देंगे,
पिछली बार बहुत जबरदस्त तरीके से वो फेल हुए थे। हाँ, हाँ। और मेरा मानना है कि जो 6 बजे, हाँ, और 6 बजे से जो आंकड़े देते हैं वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, आज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सैफुल्लाह जी मैं समझता हूँ, मैंने जर्नलिज्म के साथ सैफुल्लाह जी भी की है और अच्छी की है और बड़े अच्छे से। तो आंकड़ों का ये जो खेल है वो अजय जी जो बता रहे हैं, ऐसे हमने कई लोगों को देखा है करते हुए, नाम नहीं लूंगा। तो ये आंकड़ों का खेल तो होता है, लेकिन अगर रियल में सैफुल्लाह जी की जाए, सर्वे किए जाए, तो आंकड़े सही भी आते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संकेत और मिलता है, मेरा एक सूचकांक मेरा टाइप का सूचक संकेत मिलता है उसमें कहीं ना कहीं। हाँ, और उसमें रखा जाता है कि 1.5 to 2% का ऊपर नीचे हो मार्जिन, सकता है, एरर मार्जिन होता है। हाँ, एरर मार्जिन रखी जाती है और आंकड़ों को बहुत तरीके से प्रोसेस किया जाता है। ये रॉ आंकड़े, ये अभी क्या हो रहा है ना, आप अपने मनपसंद तरीके से सैंपल लेते हैं और आंकड़े, रॉ आंकड़े पेश कर देते हैं। सैंपलिंग में बहुत सबसे ज्यादा जरूरत अब होती है। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा, ठीक, आप कंप्लीट करिए, मेरा सवाल, अगला सवाल हाँ, आपसे। कि आप सैंपलिंग कैसी ले रहे हैं, बात ये है। अब आप अगर पश्चिम जहां पर मुसलमान आबादी बहुत ज्यादा है, वहां से सीमांचल से बहुत ज्यादा आंकड़े लेके आ रहे हैं, और आप उनको मध्य बिहार से मर्ज कर रहे हैं, आपके आंकड़े सही नहीं आएंगे। आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन अफसोस यह है कि इतनी जल्दी करने के चक्कर में इतना प्रेशर होता है, हर टेलीविजन चैनल का इतना प्रेशर होता है कि वो आंकड़े प्रोसेस ही नहीं हो पाते। वो जैसे ही रॉ आए, जितने आए, जो सैंपल आया उठा के रख देते हैं, ठीक है। पावर तो प्ले ऐसा में सब होता चक्कर नहीं। मारना चाहता है सर। हाँ, अब उसमें क्या होता है कि प्रिडिक्शन सही हो गया तो ठीक है, हमारा आंकड़ा सही हो गया, हम बहुत अच्छे पोलिस्टर बन गए। नहीं सही हुआ तो अरे होता है, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। सीरियसली कोई नहीं ले रहा है इसको। तो ये मेरा कहना है कि आंकड़ों में बहुत ज्यादा भरोसा, महेंद्र जी, मतलब जैसे आज मैंने कई विपक्ष के नेताओं को कहते सुना, जब महागठबंधन श्रिंक होता दिखा तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने कहा था 160 सीट से ज्यादा आएंगी और उसी के आसपास सारे आंकड़े हैं। तो अगर मान लो, फर्ज करो विपक्ष के आरोप को हम ध्यान में रखते हुए बात करें कि ठीक है, सारे पोस्टर अमित शाह के कहने पर चल रहे हैं, वो दे दिया उन्होंने, तो फिर अब चुनाव हो गया, अब कैसे इसका कराने का भी क्या फायदा बीजेपी को? हाँ, बिल्कुल वही कह रहा हूं कि अभी क्या कराने का फायदा, ये भी एक बात है। और दूसरी बात है, फिर क्या वो भी प्रेशर डालते थे क्या? मतलब उसके पहले भी तो एग्जिट पोल होते ही थे जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। तो ये तो एक अलग चीज है कि हर विपक्ष पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, उसको बहुत मायने नहीं है। बहुत सारे फिर आगे और गंभीर आरोप लगते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाएगी और फिर इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। देखिए, जब तक कोई, हाँ, लोग ये बात को कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये भी कहते हैं जब इस तरीके के जो एग्जिट पोल आते हैं तो कार्यकर्ता बिल्कुल डिमोरलाइज होकर डंप हो जाता है, बैठ जाता है। तो जो पोलिंग एजेंट हैं वो सारे बिल्कुल किनारे हो जाते हैं कि हार गए, छोड़ो। तो बहुत सारे नहीं जाते हैं। यही एक ऐसा मौका होता है जब जिसको कुछ हेर फेर करना होता तो कर लेता। ये बात भी कही जाती है बीच बीच में, अब पता नहीं कितना सही कितना गलत है। हाँ, वो आरोप वगैरह सब प्रूफ हो कोई तो बात अलग है, लेकिन सब लोग जैसा है अपनी ओपिनियन है, लोग कहते ही हैं। लेकिन ये है कि ठीक है, मतलब रिजल्ट आएगा, उस दिन का इंतजार, और उस दिन जो भी रिजल्ट है वो सबको मानना ही चाहिए। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं उनका एनालिसिस करने का, ठीक है, टेलीविजन का एक अपना एक रहता है, लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाना चाहिए। तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए ठीक नहीं आंकड़े हैं। लेकिन उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें बहुत खराब आंकड़े आरजेडी के लिए नहीं है, बहुत खराब आंकड़े ना, आप ये देखिए, बिल्कुल। हाँ। तो अब ये देखने वाली बात है कि कौन कौन सी पार्टियां ऐसी हैं। महागठबंधन से आरजेडी को अलग नहीं कीजिए सर, हम लोग को साथ रहने दीजिए, हम लोग सब अच्छा परफॉर्म करेंगे पूरी टीम। अब आप आरजेडी को अलग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, बीच में बोला नहीं, मैं सिर्फ जो आज आंकड़े सामने उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ यही आंकड़े एग्जैक्ट। अरे आप लोग एक रहिए, हम लोग को क्या लेना देना भाई, आप लोग खूब एक रहिए, भैया के लिए सरकार बनाइए। बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया है कि महागठबंधन के साथ है सारे लोग। ठीक है, महेंद्र सिंह कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, तो उसमें जो कोई मतलब कमजोर कड़ी हैं और किन वजहों से उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, और ये शायद चूक हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक बात है। हमारे साथ जाने माने चुनाव समीक्षक के राम मोहन राव सर आ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका राव सर, बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपने के न्यूज़ को वक्त दिया। अगर आपने अब तक इन सब चीज़ों को देखा ही होगा,
जिस तरीके से एग्जिट पोल में महागठबंधन श्रिंक करता नजर आ रहा है, एनडीए बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता आ रहा है और जेडीयू भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता आ रहा, तो आप इन पर क्या राय अब तक बना पाए हैं राम मोहन राव सर? जी जनरली क्या होता है, जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है किसी इलेक्शन में, अभी तक हम लोग देखते रहा सरकार बदल जाती है जनरली, बट जितना भी एग्जिट पोल आ रहा है, जो सरकार एग्जिस्टिंग सरकार है वो कंटिन्यू करेगा, अच्छा खासा मेजोरिटी से आएगा। तो हम इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। एक, जनता चाहते हैं यही मतलब इतना ज्यादा तादाद में लोग आए हैं, इसी सरकार हो, कोई दूसरा ना आ जाए, हमारा मतलब चैन वगैरह ना छीना जाए। और जो विकास हो रहा है, मतलब बिहार में, मैं जो बाहर से आया हूं, मैं देखा था जो रोड्स बिहार में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, मतलब बहुत सारे स्टेटों में इतना मतलब कम है, बहुत इतना नहीं देखा है। दूसरा, हर घर में बिजली है, मतलब गांव के लोगों से पूछा कोई प्रॉब्लम है, नहीं हमारा सही है, सब मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और वो महिलाओं के 10,000 रुपया दिया गया है वो है, और शांति है। दो ही प्रॉब्लम है बिहार में अभी, थोड़ा शिक्षा का क्षेत्र में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार खासकर इस सरकार में मैंने बोला तो सबसे अच्छा है बता रहे, कुछ तो कमियां तो होंगे, क्या आपको रोजगार है सर? यही है, लेकिन वो भी हो जाएगा कुछ दिन के बाद, स्लोली हो जाएगा। मतलब जो जनता से हम लोग बात किया, और आप लोग भी बोलेंगे अरे इतना मतलब 186 हम दे रहे हैं, और प्लस माइनस 15 दिया है हम लोग। और इसके अलावा हम लोग प्रजापोल एनालिटिक्स संस्था से, हमारा वेबसाइट भी है prajapoleanalytics.com, हम करीब बिहार में आपने कितना दिया सर? आपने कितना दिया एनडीए को? एनडीए को आपने कितना दिया? 186। अच्छा, और महागठबंधन 186, और महागठबंधन जो कम हो रहा था 47 उनको जी 47 जी। कितना दिया है महागठबंधन को? 50। अच्छा, और उसमें आरजेडी सर कितना है? आरजेडी को 39। अच्छा, और जेडीयू सर कितना है? अच्छा, एक बार मैं पढ़ लूंगा, हम लोग उनको खुद नहीं पता। नहीं, यार बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, हो सकता है कल यही सही हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 14 तारीख को यही आंकड़ा सही हो जाए। बीजेपी सुनिएगा, बोलिए। जेडीयू 68। अच्छा, हमको अनुमति देंगे तो हम शेयर कर सकते हैं हमारा। हाँ, कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा, आप कर दीजिए, लेकिन अभी हमारे दर्शकों को बता दीजिए जरा जेडीयू के केस। अच्छा ठीक है, बीजेपी 91 प्लस माइनस 15। अच्छा, जेडीयू 68 प्लस माइनस 10 जी। एलजेपी 16 प्लस माइनस 5, आरएलएम 5 प्लस माइनस 2, एचएएमएस हैम्स 6 प्लस माइनस 2, कांग्रेस 5 प्लस माइनस 2, वीआईपी 1, सीपीआई को हम लोग कुछ नहीं दिया, सीपीआईएम को 1, सीपीआईएमएल को 4, आरजेडी 39, एआईएमआईएम 5, अदर्स 2। इसके अलावा हम लोग, हमारा खासियत यह है कौन सा कैंडिडेट कितना वोट से जीतेंगे, कितना मार्जिन भी आएगा, ये शेयर कर दीजिएगा सर। अगर ऐसा होता है तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे, और शायद आपका जो पोल सर्वे है वो देश का अपने आप में इकलौता पोल सर्वे बनेगा जो 187 दे रहा है एनडीए को। ये तो अपने आप में महाक्रांति है, उसमें बीजेपी को 91 और जेडीयू को 68, तो ये तो अपने आप में एक ऐतिहासिक पोल सर्वे होगा। और मुझे लगता है अगर ये सही हुआ तो आप तो रातों रात स्टार बन जाएंगे सर। अच्छा, एक सुनिएगा हमारा स्पेशलाइजेशन के बारे में जी। 2017 तक इंडिया में जब भी सर्वे एग्जिट पोल आता था, आपको याद होगा, सिर्फ ये देते थे किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा जी, कौन कहा जीतेंगे, कितना, मतलब कहा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन जीता, कभी नहीं, कोई भी एजेंसी नहीं देता था। 2017 में दूसरा कोई एजेंसी से हम लोग किए थे, सोसाइटी फॉर ग्लोबल एनलाइटनमेंट एंड डेवलपमेंट, एसजेड। उसमें हमने ये दिया उत्तर प्रदेश के लिए 2017 में कौन सा पार्टी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतेगा और कितना वोट से जीतेगा जी। बहुत सारे जगहों में वो सही निकला।
सर 24 का कुछ दिया था क्या यूपी का आपने? कोई 2024 का, 2024 में कोई यूपी का दिया था लोकसभा का क्या? उसमें सारे लोगों के आंकड़े फेल हो गए। जो बीजेपी को 75-70 सीटें दे रहे थे, सब पोस्टर भाग खड़े हुए। राम मोहन राव सर, आंध्र प्रदेश में अब लोग 224 में किया है, उसमें हमने ये कहा, देखिए मतलब हमारा स्पेशलाइजेशन मैं बोल रहा हूं, पहले हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीतेगा 2017। ठीक है, हम आंध्र प्रदेश पे अभी नहीं जाएंगे, अभी बिहार पे रहेंगे। अभी हम ये बात कर लेते कि 197 सीट, 187 सीट आप दे रहे हैं, तो क्या वजह है? ऐसा कौन सा, बिल्कुल मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने वहां तो बिल्कुल इतिहास ही रच दिया। फिर इसका मतलब ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से इतना भयानक बहुमत मिल रहा है उनको? जनता क्या चाहते हैं जी? जनता चाहते हैं पता है, अच्छा सड़क हो, पानी हो, बिजली हो और शांति हो, लॉ एंड ऑर्डर सही हो, और लोगों को मतलब गरीब लोगों को थोड़ा राशन मिले, लोगों को थोड़ा पेंशन मिले। देखो जब सरकार जनता का सुन रहे, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम भी होता है ना, जब तक जो अधिकार में रहते हैं, जब तक हम लोग जनता से जुड़ते नहीं, जनता से संवाद नहीं करते हैं, जो भी नेता हो वो टूट जाते हैं। चंदन यादव को स्क्रीन पर लाया जाए, उनकी तो बाँछें खिल जाएंगे, बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। वो कहाँ है चंदन यादव? दिख नहीं रहे स्क्रीन पर, जेडीयू के प्रवक्ता। एस्ट्रोलॉजी सेफोलॉजी नहीं है, स्टार देख के बात हो रही है। अरे इसको नकारिए नहीं, पता नहीं करे 187 आ जाए 14 तारीख को, आप लोगों को रास्ता ना मिले वहां बिहार में, किधर जाएं? बड़ी बात नहीं, कुछ भी हो सकता है भारत के चुनाव में, है ना? जनता है ये, जनता के अलावा बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं भारत में चुनाव में, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग एक सेकंड। हाँ सर, मैं संजय सिंह को चर्चा में लूंगा। राम मोहन राव सर, आपके पास लौट कर आता हूँ। संजय सिंह एडीआर के लिए काम करते हैं, देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं। स्वागत है आपका संजय सिंह। जो पोल सर्वे आया बिहार में, आपने भी कुछ जमीन पर देखा होगा, जैसा अभी राम मोहन राव सर कह रहे हैं कि 187 सीटें एनडीए को, तो हमको तो लग रहा है पूरा बिहार लूट लिया है एनडीए ने, बचा ही नहीं कुछ वहां पे। मुझे धन्यवाद चौहान साहब। मुझे लग रहा है कि इतने विद्वान पैनल के साथ, क्योंकि राव साहब उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी में बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और उनके विश्लेषण को मैंने बहुत नजदीक से देखा था जी। बिहार के बारे में बहुत एग्जैक्ट पोल आने के बाद जो परिस्थिति है, जो संजय सिंह आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, मेरी आवाज मुझे सुन पा रहे हैं? अब मिल रही, बोलिए। मैं कह रहा था कि बिहार में जो भी सर्वे रिपोर्ट आए हैं और इसके बाद सारी जो हम एडीआर के जो हमारे कार्यकर्ता जमीन पर थे और जो हमारे पास सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो एनडीए है, उस एनडीए में सबसे बड़े ताकत के रूप में अगर कोई उभर के आएगा तो नीतीश की पार्टी, नीतीश को वोट सबसे ज्यादा मिला है। जब भी ये रिकॉर्ड आएंगे तब आप देखेंगे। और अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो 80 के आसपास नीतीश को सीटें मिलेंगी। अच्छा। और इसके आसपास नीतीश कुमार की पार्टी का प्रभाव रहेगा। और उसके अलावे जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति यह है कि महागठबंधन में इस बार नीतीश बहुत ताकतवर बन के उभरे हुए हैं। और एनडीए में भले एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है कि एनडीए की सरकार आ रही है, लेकिन नीतीश के पास एक बड़ी ताकत होगी इस इलेक्शन में। जैसे लोकसभा इलेक्शन में ये इलेक्शन हो रहा था कि कौन हारा कौन जीता ये महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण लोग ये मान रहे थे कि हमने इतने पर रोक दिया। तो अभी जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति वही यहाँ बिहार के इलेक्शन में बनती हुई दिखाई दे रही है। कई फैक्टर्स रहे हैं और उन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये रहा कि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता और नीतीश यहाँ बाहर जाएंगे। उस कारण लोगों में बहुत सिंपैथी वोट और महिलाओं का एक तरफा वोट जो जिस तरह से गया है। और दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर तेजस्वी की पार्टी उभरेगी। नीतीश और तेजस्वी के बीच में जो आधार रहेगा वो काफी मजबूत। हालांकि नीतीश थोड़े से तेजस्वी पीछे रहेंगे, लेकिन दूसरी लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तेजस्वी रहेंगे।
तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखाई देगी। तो बड़ा निराशाजनक है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, एनडीए की सरकार बन जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए तो निराशाजनक है, ये कह सकते हैं संजय सिंह? जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति ऐसी ही बनती दिख रही है कि नीतीश इसमें अपर हैंड होंगे, ये पूरे सिलेक्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक बात है। चंदन मिश्रा साहब, के राम मोहन राव सर बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अब वो विश्लेषण कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके बहुत सारे सोर्सेज होंगे, बहुत सारे तंत्र होंगे, और ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है सिस्टम को, तो जाहिर सी बात बड़ा तगड़ा उनके पास आंकड़ा होगा। मुझे ऐसा लगता है, जो 187 कह रहे हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है कि कहीं 14 तारीख को यही ना हो कि पता चला तंबू उखड़ गया महागठबंधन का। जी, आपसे 2-3 मिनट पहले बोलिए आप, मैं उंगली उठा के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे मौका दिया जाए। खैर आपने मौका दिया, मैं दोनों को सुन रहा था, लेकिन इन दोनों जो महानुभाव, इनको अगर पहले राव साहब को, संजय जी को, तो अभी हमारे साथी पत्रकारों ने जो बातें कही हैं कि वो बड़ा, उन्हें उनके लिए बड़ा विचित्र लगता सुनने में, कैसे मैनेज किया जाता है पोल, एग्जिट पोल वगैरह को। अभी हमारे साथी अजय जी बोल रहे थे, बता रहे थे। अजय जी ने अपना अनुभव शेयर किया। चंदन जी, अजय जी ने, वो संपादक रहे, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। अजय जी के साथ मैं भी काम कर चुका हूँ, यहाँ थे वो झारखंड में। एनीवे, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बता रहा हूँ, भास्कर रिपोर्टर्स पोल, भास्कर अखबार ने बिहार में अपने रिपोर्टरों के आधार पे एक पोल जारी किया है, एग्जिट पोल है उसका आज के डेट में जी, और उसने जो दिया है, दुर्गेंद्र जी मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं। हाँ, मैंने दिखाया भी है, वो दिखा भी दिया है। 145 से 160 उसने एनडीए को बताया है ना, 73 से 91 महागठबंधन के लिए, और अन्य के लिए 5 से 10 बताया। खैर ठीक है, संजय जी ने भी अपना एडीआर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन एक बात जो हमारे साथी कहा नीतीश जी के बारे में, एकदम फैक्ट बात है। नीतीश जी को जितना इस चुनाव में शुरू से कॉर्नर किया जा रहा था, नीतीश जी अंतिम तक उभर कर सबसे मजबूत नेता के रूप में आए। और नीतीश जी किसी भी पार्टी से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राजद हो या फिर कांग्रेस हो, इन नेताओं से इतर हट के उन्होंने सिर्फ अपना काम किया। चुनाव प्रचार में उन्होंने सिंसियरली अपने वोटरों के साथ, मतलब लाइमलाइट में आए बगैर वो पीछे से काम करते रहे, जो एक चुनाव तैयारी की जाती है। और मुझे लगता है उनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे, जैसे बीजेपी के पास संसाधन थे या कांग्रेस या आरजेडी के पास संसाधन थे, उतने संसाधन शायद उनके पास नहीं रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। दिखाया नीतीश जी ने बड़बोलापन नहीं दिखाया, उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ, है ना, उनके बारे में जितनी बातें, जितने कुप्रचार हुए थे, उन सबों को ढकते हुए उन्होंने दिखा दिया कि राजनेता कैसे चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव लड़ते हुए दिखाया। और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी अगर संजय जी की बात सही साबित हो जाए कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। नहीं, ये तो मान रहे हैं, सारे लोग मान रहे हैं, लेकिन के राम मोहन राव सर का आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है भाई, बड़ा के लिए बड़ी। हाँ, अगर 187 एनडीए जाता है तो बहुत जबरदस्त आंकड़ा है। लेकिन राम मोहन राव सर बीजेपी को 91 दे रहे हैं, वो बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दे रहे हैं। तब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे। अगर 91 आ गया तो फिर नहीं हो पाएंगे, फिर तो मामला अलग हो जाएगा, फिर वो महाराष्ट्र हो जाएगा। आप ही लोग डिसाइड कर लीजिए सर। 14 के लिए भी कुछ छोड़िए सर प्लीज। नहीं, आपकी तरफ आ रहे हैं, बोल दीजिए। मेरे पास अब 1 मिनट है, 30 सेकंड आपको दिए, आधा दे दिया आपको हमने, बोलिए। नीतीश जी ने बहादुरगंज में पिछले इलेक्शन में ये कहा था कि इस बार मुझे वोट दे दीजिए, ये मेरा आखिरी टर्म है। आपने एक कमिटमेंट अगर कैजुअली भी किया कि मेरा आखिरी टर्म है, और फिर वो चीफ मिनिस्टर की रेस में वो अग्रसर हैं, तो इसमें जनता मान कहाँ रही है? उन्हीं को बनाने पे तुली है जनता, करे आप ही बनिए। जनता ने तो डब्बे में डाला हुआ अपना मत। हम लोग क्योंकि शहरी लोग हैं, इसलिए अपने अपने भावनाओं को यहाँ पर का प्रकटीकरण कर रहे हैं। जनता ने अपना कर दिया है, वो 14 तारीख। चलिए 14 को आपको मिलेंगे इमरान साहब, 14 को मिलेंगे बहुत जल्दी। अब महेंद्र सिंह के पास जाएंगे। महेंद्र सिंह, अब जो हमारी जो चर्चा का विषय हो गया के राम मोहन राव सर का जो विश्लेषण है, उनकी जो जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जिन्होंने सर्वे कंडक्ट कराया है, वो बड़ा जबरदस्त आंकड़ा, 91 बीजेपी, 187 एनडीए। क्या ये विश्वास करने लायक आंकड़ा हो सकता है क्या इतना? राव साहब कह रहे हैं तो अब मैं क्या बात काटूं, लेकिन ये मेरा मानना है कि
मुझे अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा भी होगा। हाँ ठीक है, जेडीयू बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पूरा इलेक्शन आप देखें, पूरा इलेक्शन नीतीश कुमार जो जो अभी हम लोग कह रहे थे कि ज्यादा फोकस में आए बगैर उन्होंने चुनाव को मैनेज किया और काम किया, और वो बारिश हो रही, बादल हो रहे हैं तब भी गए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे चुनाव के सेंटर में ला देती है। तो जेडीयू अगर सबसे बड़ी पार्टी होती मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर जा रही है आपके मुताबिक। हाँ, वो तीसरे नंबर पे जा रही, ये आश्चर्य की बात है इस पूरे चुनाव में। चौथा भी कांग्रेस भी आगे आ सकती है। अरे आप तो फिर सैनी जी को भी ऊपर ले आओगे, ऐसा मत कहो भाई, सैनी जी को ऊपर मत ले आइएगा, वो बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी का। अजय जी अंतिम टिप्पणी कंक्लूड करिए, अजय जी कंक्लूड करिए जल्दी से। अजय जी देखिए, राम मोहन राव जी मेरे अच्छे परम मित्रों में से हैं, और वो कह रहे हैं, उन्होंने एनालिसिस किया है, हम लोगों ने मिलके इंडिया न्यूज के लिए 2019 में किया था साहब जी। बहरहाल अब इसके आगे मैं नहीं कुछ कहूंगा जी। राव साहब निश्चित रूप से बहुत अच्छे आंकड़ों को समझते हैं, चीजों को समझते हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जितना बड़ा आंकड़ा दिखाया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन जीतेगा, उतने बड़े आंकड़े से मैं कहीं पे भी सहमत नहीं हूं जी। तो अजय जी आपने भी हथियार डाल दिया, मुझे लगता है डिबेट खत्म होते होते क्या नहीं, आएगा नहीं, हथियार नहीं डाला है, मैंने कह दिया ना, मैं कह रहा हूं उस आंकड़े से मैं कहीं सहमत नहीं हूं। बहुत आप ये नहीं बताएंगे दर्शकों को कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को एज देते हैं और लेकिन जो चुनाव प्रबंधन है उसमें एनडीए बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपने सारी बातें कही दी आपने सारा इशारा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, अजय जी, महेंद्र जी, राम मोहन राव सर, संजय सिंह, चंदन मिश्रा जी, इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार आपको 14 तारीख को करना होगा, और अगर यही आंकड़े जैसा दिख रहे हैं होते हैं तो फिर नीतीश कुमार इस देश में एक बहुत ताकतवर राजनीतिक के रूप में चमकेंगे, उभरे तो हुए ही हैं, चमकेंगे। और अगर राम मोहन राव सर का आंकड़ा 187 एनडीए अगर आ गया तो मुझे लगता है ये तो क्रांति है, भारत के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।